सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को आज के इस 22वीं वीडियो में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म के इस भाग में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन मरण जैसे संघ से जो संघर्ष होता है उसमें ऐसा घटना घटित होती है जो जीवन मरण का एक वाक़या बन जाता है। साथियों, सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य थे, जिनकी दिलचस्पी उसे निजी मामलों जितनी थी उतनी ही दिलचस्पी उन्हें संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गए थे। उनकी सदस्यता के 8 वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके जीवन मरण का प्रश्न चिन्ह बन गया। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार होता है। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था और रोहिणी नदी दोनों राज्यों को विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे और हर फसल पर उसका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ा में परिणित हो जाते और झगड़े और लड़ाइयाँ भी हो जाती थीं। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में बड़ी लड़ाई झड़ाई हुई और नोक-झोंक हुई। आपस में लड़ाई झगड़ा के दौरान चोट भी खाए। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर के द्वारा ही हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामणात्मक कार्रवाई की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करने चाह रहे हों वह बोले हमारे इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में। यह बात सुनकर सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी और कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है, यह सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है तो उसे भी कोई जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। यह बात बहुत ही सत्य है। जीवन में ऐसे वृत्तांत अक्सर मिलते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है।
यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों में से भी 2 कहा जाए कि वे लोग भी अपने में से 2 आदमी चुनें। फिर यह 4 मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाव था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यह लड़ाई झगड़ा टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाव हुए परिवर्तन पर पक्ष लेने की आवश्यकता को देखते हुए पहले सिद्धार्थ के सुझाव परिवर्तन पर तो मत मिले थे, लेकिन बाद में बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। जब सेनापति ने ऐसा कहा तो एटलीस्ट में सिद्धार्थ गौतम के सिद्धांत और प्रस्ताव को लोग अमान्य घोषित कर दिए, कम मत दिए। इसके बाद में सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरा प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोली निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे को नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वदा विरोध किया। उसने यह बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना भी पड़ सकता है, तो लड़ना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी एक वक्तव्य है, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध के पहले भी तरह तरह की व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था का ही पालन उनके राज्य में हो रहा था। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बहुत दुखी थे कि यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। उस समय सेनापति बोले कि ब्राह्मणों का धर्म यज्ञ करना है, क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है, वैश्यों का धर्म व्यापार करना है और शूद्र का धर्म सेवा करना है। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पूर्ण होना चाहिए, ये शास्त्र का आज्ञा है। सिद्धार्थ गौतम का उसमें उत्तर था, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धर्म तो इस बात के हृदयगत करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिया कि धर्म कभी भी बैर से बैर को शांत नहीं करने की भी विचारधारा को बताता है। यह केवल अबैर से ही शांत हो सकता है, यह भी धर्म बताता है। सेनापति बेबस हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तथानुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ सेनापति का, और यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम की हार हुई। कोई भी व्यक्ति जब मजबूत सिद्धांत की बात आई तो सभी लोग उनके सामने नहीं बोल सके, और अंततोगत्वा सिद्धार्थ गौतम निरुत्तर रह गए और उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि कोई भी सत्य का और सिद्धांत का साथ देने के पक्ष में नहीं है। बाहुबली और वैर के रास्ते पर चलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम वहीं पर अपने आप को निरुत्तर पा करके, अपने आप को अकेला समझ करके
इस दुख दर्द के निवारण के लिए सोचने के लिए विवश हुए। यहीं पर तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को और उनके पूरे परिवार को बहुत बड़ा कष्ट और दुख झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह है कभी कभी संघ की जो अवधारणा है यह गलत हो जाती है। जो 2/3 बहुमत है यह कभी भी बाहुबली बुद्धि बली से प्रबल हो जाता है और यह संघ की जो व्याख्या कहीं कहीं पर गलत सिद्ध हो जाती है और वह देश और राष्ट्र बर्बाद की तरफ ले चली जाती है। साथियों, आज भी यह देखने को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिल रहा है कि लोग पैसे से, बाहुबली से लोग एक दूसरे को खरीद ले रहे हैं और खरीद करके अपने से तरफ चुनाव जीत करके अपने तरफ उन्हें मजबूर और लाचार बना करके 2/3 बहुमत से कोई भी कानून पास करा करके राष्ट्र के कमज़ोर लोगों के अहित में कार्य हो रहा है। इसलिए संघ की व्यवस्था में बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। जब नागरिक बुद्धिमान होगा तभी संघ की व्यवस्था प्रबल होगी, अन्यथा ऐसी संघ की जहाँ जनता बुद्धिमान न हो, संवैधानिक ज्ञान न हो, तो वहाँ पर संघ लोकतंत्र से भी घातक सिद्ध होता है, जैसा आज भारत देश में घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए इस बात को समझना होगा, तर्क से समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता को अपने संवैधानिक ज्ञान और तर्क संगत ज्ञान, अपने कर्तव्य के प्रति अलर्ट रहेंगे तभी वह लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा लोकतंत्र राजतंत्र से भी घातक सिद्ध हो सकता है, जैसा परिलक्षित हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को अगली वीडियो में कि तथागत भगवान बुद्ध को कैसे देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल में स्वागत है। अधिक से अधिक शेयर करें, समझें और लाइक कमेंट करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।